1979 में ईरानी क्रांति के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिकी बंधकों को ईरानी कैद से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ को आगे बढ़ाया था, लेकिन बचाव अभियान बुरी तरह फेल हो गया था। इस लेख में हम ऑपरेशन की प्लानिंग पर गौर करेंगे और जहां चीजें गलत हुई, जिसके कारण ऑपरेशन फेल हो गया, उन सब पर अपनी नजर डालने वाले हैं। 1979 में ईरानी क्रांति के साथ शाह महमूद रेजा पहलवी को हटा दिया गया था, जो 1953 से 1979 तक ईरान के नेता थे। इसके साथ अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के साथ, जिन्होंने शाह के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया था, ईरान के सर्वोच्च नेता बन चुके थे। जैसे ही अमेरिका ने शाह को शरण दी, सैकड़ों उग्रवादियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 63 लोगों को बंधक बना लिया। ईरान के नए नेता अयतुल्ला खुमैनी ने अमेरिका से शाह को वापस करने के साथ साथ ईरान में पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करने का आह्वान किया था। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरानी कैद से मुक्त करने के लिए गहन राजनीतिक प्रयास शुरू किए थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने आश्वासन भी दिया था कि ईरान पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सभी प्रयास विफल रहे और अंततः कार्टर को अपने नागरिकों को बचाने के लिए सैन्य विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी करीब आ रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को सैन्य समाधान के साथ आगे आने का आदेश दिया था। इसने सेवा की सभी 4 शाखाओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। यूएस सेना, नौसेना, वायुसेना, समुद्री कोर और खुफिया एजेंसी CIA इसमें शामिल थे। इसके साथ साथ इस मिशन में मासीरा द्वीप, ओमान, मंजीरिया हवाई अड्डा, तेहरान, ईरान के आर्मी बेसिस भी इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ इस मिशन में 8 RH-53D हेलीकॉप्टर्स, 4 MC-130 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 3 EC-130 एयरबोर्न कम्युनिकेशन एंड जैमिंग एयरक्राफ्ट, 3 AC-130 गनशिप्स और 2 C-141 कार्गो लिफ्टर्स भी शामिल थे। इस मिशन में सेना के मेजर जनरल वॉट को कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। डेल्टा कमांडर कर्नल बेकविथ को ग्राउंड असॉल्ट कमांडर बनाया गया था। वायुसेना कर्नल काइल को फिक्स्ड विंग ट्रांसपोर्टर दल की कमान संभालनी थी और मरीन लेफ्टिनेंट कर्नल सीफर्ड को हेलीकॉप्टर बल का नेतृत्व करना था। आइए अब इस पूरे मिशन की प्लानिंग को अच्छे से समझते हैं। ऑपरेशन ईगल क्लॉ 4 MC-130 द्वारा समर्थित ओमान के तट पर मासीरा द्वीप से ईरान के लिए 118 सैनिकों की एक हमला बल लेकर तेहरान बसे हुए रेगिस्तानी स्थान से 200 मील की दूरी पर डेजर्ट 1 नामक स्थान पर उतरा था, लेकिन साइट हाईवे के बहुत करीब थी। MC-130 विमानों के साथ 3 EC-130 विमान हेलीकॉप्टरों के लिए ईंधन ले जाने के साथ आए थे, जिनका उपयोग सैनिकों को हड़ताल के स्थान पर ले जाने के लिए किया जाना था। विमान के रेगिस्तान में उतरने के बाद वे 8 RH-53 हेलीकॉप्टरों की प्रतीक्षा करेंगे, जिन्हें ओमान की खाड़ी में स्थित US निमित्ज से लॉन्च किया जाएगा और वे रेगिस्तान में पहुंचेंगे। मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता होनी थी और US निमित्ज ने 8 हेलीकॉप्टरों को ब्लूबर्ड्स के रूप में नामित किया था, ताकि अगर 2 हेलीकॉप्टर के साथ कुछ भी गलत हो जाए तब भी मिशन के लिए न्यूनतम 6 हेलीकॉप्टर उपलब्ध होंगे। हेलीकॉप्टर तब EC-130 से ईंधन भरेंगे और हमला बल को लोड करेंगे। MC-130 और EC-130 विमान मसीरा लौट आएंगे, जबकि RH-53 विमान हमले के बल के छुपने की जगह पर चले जाएंगे। हमला करने वाले बलों से लदे हेलीकॉप्टर फिर तेहरान से 15 मील दूर पहाड़ियों में कहीं छिपने के स्थान पर चले जाएंगे, जहां वे दिन के उजाले में छिप जाएंगे। उसी समय 2 CIA एजेंट हमला करने वाले बल में शामिल हो जाते हैं और दिन के समय और सूर्यास्त के समय छिप जाते हैं। एजेंट फिर वैन और एक यात्री ट्रक को छोड़ देता है और छिपने के स्थान पर वापस आ जाता है और 6 ड्राइवर और 6 ट्रांसलेटर्स को एक ऐसी जगह के लिए ट्रांसफर करता है जहां 6 मर्सिडीज ट्रक रखे गए थे। फिर ड्राइवर और ट्रांसलेटर ट्रक उठाएंगे, छिपने की जगह पर लौटेंगे और हमला करने वाले बल को उठाएंगे और तेहरान में प्रवेश करेंगे। एक हमला करने वाला बल तेहरान दूतावास की इमारत में प्रवेश करेगा और हमला दल के 13 अलग अलग लोग विदेश मंत्रालय की इमारत में 3 बंधकों को छुड़ाएंगे और हेलीकॉप्टरों को बचाने के लिए एक लैंडिंग साइट को सुरक्षित करेंगे।
फिर एक हेलीकॉप्टर उतरेगा और बंधकों को उठाएगा और फिर उन्हें तेहरान से लगभग 35 मील दूर मंजरिया हवाई अड्डे पर ले जाएगा। बाकी के हेलीकॉप्टर्स फिर हमला करने वाले बल को उठाएंगे और मंजरिया हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। यदि हेलीकॉप्टरों को लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं है तो हमला करने वाला बल पूरे दूतावास की इमारत को नष्ट कर देगा और बंधकों के पास फुटबॉल स्टेडियम में ले जाएगा, जहां बचाव हेलीकॉप्टर बंधकों को बचाएंगे और उन्हें मंजरिया हवाई अड्डे पर ले जाएंगे। बंधकों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की सुविधा के लिए अमेरिकी सेना रेंजर्स की टुकड़ी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरेगी और सुरक्षित करेगी। एक बार जब सभी लोग मंजरिया पहुंच गए तो सभी बंधकों, ड्राइवरों, ट्रांसलेटर्स, हेलीकॉप्टर्स के कर्मचारी, एजेंट्स, स्पेशल फोर्सेस और हमले के बल को C-141 विमान से ईरान से बाहर निकाला जाएगा। रेंजर्स तब मैदान पर छोड़े गए किसी भी अमेरिकन उपकरण को नष्ट कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से वास्तविक योजना सामने आनी थी, लेकिन कुछ मौसम परिवर्तनों ने पूरे ऑपरेशन की नियति को बदल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मिशन एक बहुत बड़ा फेलियर बन चुका था। आइए देखें कि चीजें कहां गलत हो गई थी। योजना के अनुसार हरक्यूलिस ने मसीरा से उड़ान भरी और ओमान की खाड़ी से रेगिस्तान में चला गया था। उसी समय 8 हेलीकॉप्टर बल ने भी यूएस निमित्त से उड़ान भरी और सीधे रेगिस्तान की ओर बढ़े। उनके आश्चर्य के लिए हरक्यूलिस एक रेतीले तूफान में उड़ गया, जिसे हबूब के नाम से जाना जाता है, और किसी तरह तूफान के माध्यम से नेविगेट किया, लेकिन बाद में वे एक और सघन रेतीले तूफान से टकरा गए और उन्हें चेतावनी देने के लिए हेलीकॉप्टर पायलटों के साथ संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहे। रेडियो चुप्पी के कारण हरक्यूलिस और हेलीकॉप्टरों के बीच किसी प्रकार का कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया गया था। जैसे ही हेलीकॉप्टर धूल के माध्यम से डेजर्ट 1 की ओर बढ़ रहे थे, हेलीकॉप्टरों में से एक को जमीन पर छोड़ना पड़ा क्योंकि इसके रोटर ब्लेड में दरार आ गई थी। उनके चालक दल को उठा लिया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए रुक गया और अब 20 मिनट पीछे चल रहा था। बाकी घटन जैसे ही हबूब का सामना करना पड़ा, अन्य हेलीकॉप्टरों में से एक को अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनके कई नेविगेशन और फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स फेल होने लगे थे और नेविगेट करने में असमर्थ होने लगे थे। उन्होंने मिशन को रद्द करने का फैसला भी किया और निमित्स लौट आए। टास्क फोर्स अब कम से कम 6 हेलीकॉप्टर्स के नीचे थी। किसी तरह धूल भरी आंधियों और तेज हवाओं के बीच नेविगेट करते हुए शेष हेलीकॉप्टर डेजर्ट 1 की ओर बढ़ते रहे। हरक्यूलिस रात 10 बजे डेजर्ट 1 पर उतरा था। हवाई पट्टी पर CIA के ऑपरेटर्स द्वारा स्थापित इंफ्रारेड लैंडिंग लाइट्स का उपयोग करके लैंडिंग को संभव बनाया गया था, जो केवल NVGs के माध्यम से दिखाई दे रही थी। सैनिकों ने अपने उपकरण को उतारना शुरू कर दिया था। उन्होंने हेलीकॉप्टरों के लिए ईंधन भरने के संचालक की तैयारी भी शुरू कर दी थी। जैसे ही सैनिक क्षेत्र को सुरक्षित कर रहे थे, नागरिकों से भरी एक बस उनके सामने आ गई। रेंजरों ने बस को रोका और उनके यात्रियों को हिरासत में ले लिया। कुछ मिनटों के बाद एक ईंधन टैंकर ट्रक भी पीछे से आ गया। रेंजरों ने ट्रक को रोकने का आदेश भी दिया, लेकिन चालक ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए एक रेंजर टीम द्वारा M72 लॉ एंटी टैंक रॉकेट का उपयोग करके उड़ा दिया गया था, क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वहां आग लग गई, जिसने साइट को कई मील तक रोशन कर दिया था। लेकिन हेलीकॉप्टरों को डेजर्ट 1 खोजने में भी मदद की थी। बाकी 6 हेलीकॉप्टर्स डेजर्ट 1 में तय समय से 50 से 90 मिनट देरी से पहुंचे थे। अपने इंजनों को बंद करने के बाद ब्लूबर्ड 2 को अपने हाइड्रोलिक सिस्टम की फेलियर का सामना करना पड़ा, जिससे यह संचालन के लिए बेकार हो गया था। इसे ठीक करने का कोई रास्ता भी नहीं होने के कारण टीम के पास सिर्फ 5 ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर्स रह गए थे। कमांडर बेकविथ ने काइल और सीफर्ट के साथ मिलकर मिशन को समाप्त करने का फैसला किया था। जाने से पहले उन्होंने रूसी दस्तावेजों को जमीन पर फेंक दिया था ताकि अमेरिका को इसकी दोषी न ठहराया जाए। हेलीकॉप्टर और विमान एक दूसरे के पीछे खड़े थे, इसलिए विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए हेलीकॉप्टर को स्थानांतरित करना पड़ा था। जैसे ही ब्लूबर्ड 3 ने रोटर के डाउनवॉश को मंडराना शुरू किया, धूल का एक बड़ा बादल बन गया था। ठीक से दिखने में असमर्थ पायलट ने विमान को पार्क किए गए विमान में डाल दिया था। इसके रोटर ब्लेड ईंधन और गोला बारूद को प्रज्वलित करने वाले विमान से टकरा गए थे। इसने एक आग का गोला बनाया, जिससे दोनों विमानों के 8 चालक दल मारे गए थे। दुर्घटना के बाद हेलीकॉप्टरों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था और उन्होंने ईरानी नागरिकों को रिहा कर दिया था।
हेलीकॉप्टर के चालक दल विमान में सवार हुए और ईरान में रवाना हो गए। 5 RH-53D हेलीकॉप्टर चस के तस वहां रह गए। उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे गोला बारूद से भरे हुए थे और किसी भी आग या विस्फोट से विमान को खतरा हो सकता था। क्योंकि वे हेलीकॉप्टरों को नष्ट करने में विफल रहे, अमेरिकी सैनिकों ने शीर्ष गुप्त योजनाओं को भी पीछे छोड़ दिया था, जो अगले दिन ईरानियों के हाथ में पड़ गए थे। और हमले की टीम की मदद के लिए देश में इंतजार कर रहे एजेंटों को लगभग पकड़ लिया गया था। जब ईरान को पता चल गया कि क्या हुआ है तो उन्होंने बंधकों को एक दूसरे से अलग कर दिया और उन्हें पूरे देश में बिखेर दिया था। उन्हें दुर्घटना स्थल पर 9 शव भी मिले थे। बाद में शवों को अमेरिका लौटा दिया गया था। 5 हेलीकॉप्टर ईरानी नौसेना में शामिल किए गए थे और उनमें से 2 अभी भी उपयोग में हैं। अगले दिन कार्टर ने टीवी पर जाकर मिशन की फेलियर की घोषणा की और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली थी। शाखाओं के बीच कम्युनिकेशन के फेलियर के कारण यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड का निर्माण हुआ था, जो 1987 में चालू हो गया था। 1980 के दशक के राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान बंधक संकट ने कार्टर की राष्ट्रपति अभियान को गंभीर झटका दिया था। समस्या को हल करने में उनकी असमर्थता ने उन्हें एक कमजोर और अप्रभावी नेता की तरह बना दिया था। चुनावों के बाद रीगन ने कार्टर को भारी जीत से हराया। 21 जनवरी 1981 को रीगन द्वारा अपना उद्घाटन भाषण देने के कुछ ही घंटों बाद शेष बंधकों को 444 दिनों तक कैद में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था।